उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं, हौसलों की बारी है। आज परवाज में मेरे साथ मुलाकात कीजिए एक ऐसी शख्सियत से जिनके बुलंद इरादों के आगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई। वॉलीबॉल खिलाड़ी जिन्हें चलती ट्रेन से लुटेरों ने बाहर फेंक दिया। हादसे में वो अपना एक पैर गंवा बैठी, लेकिन जिंदगी यहाँ रुकी नहीं। इसी एक पैर से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और जल्द उन पर एक फिल्म बनने जा रही है। आइए मुलाकात कीजिए माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा से। वेलकम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा और अब माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा, कितना फ़र्क है दोनों में? कहा जाए तो वाकई में बहुत फ़र्क है। वो उस समय मैच्योरिटी नहीं थी, तब शायद मैं छोटी भी थी, लेकिन सपने अपने आप में बड़े थे बहुत। तब भी मैं करीब 7 बार मैं नेशनल खेल चुकी हूँ और तब था वॉलीबॉल में ही कुछ इतिहास रचने का, लेकिन ज़िंदगी को किसको पता होता है वो कब कहाँ मोड़ ले ले। फिर मैं एक्सीडेंट हुआ, आपको पता है, फिर अलग चेंज हुआ, फिर माउंटेनियर आज इसमें भी एक अपना एक अलग मुकाम है। परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी, फिर भी जो ज़िद थी एक अच्छा माउंटेनियर बनने का, जिसको पूरी दुनिया जाने, वो अपने आप होता चला गया। अगर सोच की बात करूँ तो सोच कितनी बदली है? पहले ये था कि एक बाउंड्री था, एक बाउंड्री एक ब्रेकर था, लेकिन अब वो बाउंड्री और ब्रेकर एक कॉन्फिडेंस के नाते कह सकते हैं कि टूट गया। और सोच पूरी तरीके से पहले ये था कि सिर्फ अपने तक था कि अपना, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं थी, सिर्फ अपने लेवल पे था कि नहीं बस खेलना है मुझे और अपने लिए कुछ करना है। लेकिन अब ये है कि अपनी जैसी और अरुणिमा देश को देना है। तो सही मायने में सही माउंटेनियर, सही सक्सेसफुल माउंटेनियर तभी कायम होगा कि जब मैं अपनी जैसे और अरुणिमा को दे पाऊँ, चेंज कर पाऊँ। एक बाउंड्री ब्रेक जो मेरे लिए था, स्कर्ट्स पहनना, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनना, वो बाउंड्री ब्रेक दूसरे के लिए ना तैयार हो पाए। तो इसलिए आज कहीं ना कहीं हमारे क्या जैसे लोग उदाहरण देते हैं कि देखो अरुणिमा लड़की है लेकिन वो इतना कुछ करती है। तो वो जो सोच थी उनके साथ साथ मेरा अपने घर में एटलीस्ट तो किसी का नहीं है वो छोटी सोच होने वाली है अब कि उनको ना वो चीज़ें मिल पाए। सन 2011 लखनऊ से आप दिल्ली आ रही थी, CISF का इंटरव्यू था आपका, क्या हुआ था उस दिन? बिल्कुल सही कहा आपने कि 2011 की बात है और अप्रैल 2011 ही 11 तारीख भी थी उसी दिन। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और करीब बरेली के आसपास रात की 1-1:30 बजे की बात है ये। जनरल कंपार्टमेंट में मैं थी और बैठी हुई थी, अंधेरा था और ट्रेन चल रही थी। 4-5 लोग ट्रेन में घुसे, कब घुसे कहाँ से घुसे मुझे नहीं पता, लेकिन गले में सोने की चैन थी मेरी और छीनने की कोशिश की उन्होंने। तो एक अचानक से, मैं एकदम थोड़ा नींद में भी थी और अचानक से मेरे गले से जब उन्होंने ऐसे हाथ मारा तो मैं एकदम चौंक गई और मैंने तुरंत खड़ी हो गई और हाथ पकड़ लिया उसका। तो 4-5 थे, मैं नहीं उतने अच्छे से शायद फाइट कर पाई और तब उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से उठा के ऐसे बाहर फेंक दिया था। और जो बाकी लोग थे ट्रेन में, किसी ने मदद नहीं की आपकी? यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि लोग नहीं बोलते हैं, सामने देखते हैं कि कोई हो रहा है लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता है। 1 से 2 मिनट की ये घटना है। अच्छा। लोगों को समझने में भी एक टाइम लगता है कि हो क्या रहा है। हाँ। तो उतना जब तक वो समझते तब तक मैं बाहर थी। उसके बाद क्या हुआ? दुर्भाग्य ये था कि जब उन्होंने मुझे बाहर फेंका है तो मैंने फिर भी हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, जो गेट का हैंडल होता है, पकड़ने की कोशिश की और ऐसे मेरा आधा पार्ट बॉडी का बाहर था और आधा अंदर था। तो दूसरी साइड से एक लाइट ऐसे आ रही है, मतलब कि दूसरी ट्रेन आ रही थी। अच्छा। और वो उसकी आवाज़ भी आज भी, इसीलिए मैं ट्रेन की आवाज़ सुनकर भी डर जाती हूँ। उसकी आवाज़ आ रही थी, उसका हॉर्न बज रहा था और तब तक मैं बाहर, और वो उसका इंजन निकल गया, उसके डिब्बे में मैं टकराई। कहीं बड़े करीब चलती है ट्रेन, तो ऐसे टकराई और फिर मैं नीचे गिर गई और मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सी ट्रेन में मेरा पैर गया। अच्छा। ये मुझे आज भी नहीं पता है। दोनों ट्रेनें निकल गई, मैंने ऐसे हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊँ, मैं नहीं उठ पा रही थी। मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि मेरा पैर कट गया है। मैंने ये
सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। हाँ। और मेरे दूसरे पैर की हड्डियाँ, मेरे राइट लेग की हड्डियाँ ऐसे ऐसे जीन्स के सब बाहर आ गई थी। यहाँ नी ऐसे बाहर आ गया था, ऐसे बाहर आ गया था। और ये पैर मेरा ऐसे थाई पकड़ के जब मैंने उसे उठाया है तो मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था, ब्लड निकल रहा था उसमें से। मेरे ये दोनों एल्बो ये सब पूरा फट गया था। और तो जब मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊँगी तब मैं वहीं पेट के बल ही में लेट गई। तब आपने किसी से हेल्प मांगी, किसी को पुकारा? रात के 1-1:30 बजे मैं चिल्ला रही थी। जितनी भी मेरे पास ताकत थी मैं जोर जोर चिल्ला रही थी। और पत्थर थे छोटे छोटे ट्रैक पे, और उन पत्थरों को ऐसे पकड़ लिया और उसी ऐसे ही मैं लेट गई, ऐसे सिर ऐसे रख के मैं लेट गई थी। बहुत दर्द था, उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। और पटरी ऐसे पटरी है और मैं यहाँ हूँ, एकदम पटरी से मेरा ये फेस ऐसे टच था। लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे सब फेस में पड़ता था ऐसे साइड में। अच्छा। तो मैं टूटा हुआ था हाथ भी, तो इसलिए मैं साफ भी नहीं कर पा रही थी। तो पूरी रात मैं ट्रैक पे ही पड़ी रही। जब आप ट्रैक पे इस तरह से लेटी हुई थी, रात काफ़ी हो चुकी थी, कोई मदद के लिए नहीं आया और आपका ब्लड जो है वो निकल रहा था, चोट काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो चूहे थे वो भी काट रही थी, खा रही थी? मैं पड़ी हुई थी तो जब तक बॉडी मूव हो पा रहा था तब तक तो ठीक था। बाद में तो बॉडी मूवमेंट भी नहीं हो रहा था और मेरे ऊपर ऐसे टॉयलेट लुक कर रहे थे, ट्रेन लगातार आ रही थी जा रही थी। तो एक बार तो मन में आया कि मैं ऐसे रेंग कर ही पटरी क्रॉस कर लूँ, लेकिन फिर दिमाग में अगर क्रॉस करते करते ट्रेन आ गई तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल भी वही नहीं मैं क्रॉस किया और फिर वहीं पे मैं रुक गई। और बाद में बॉडी मूवमेंट ही नहीं था। ऊपर मेरे जो कटा हुआ पैर था, मेरे ऐसे पेट पर ऐसे जहाँ जहाँ ब्लड था वहाँ मेरे ऊपर चूहे घूम रहे थे। और पता चल रहा था मुझे जब वो चल रहे हैं मेरे ऊपर या फिर उसको कुतर रहे थे, पता चल रहा था। और बेबस लाचार मैं उसी ट्रैक पे पड़ी थी, शायद एक उम्मीद के साथ में कि कोई बचा लेगा। फिर भी मैं चिल्ला रही थी। बाद में तो मैं चिल्ला भी नहीं पाई, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था बाद में। फिर कब सुबह हुई, कब लोगों ने मदद की? सुबह धूप आ गई थी और करोड़ों मक्खियाँ मेरे ऊपर रही होंगी। अच्छा। और एक पहले कोई आदमी दूर से, पिंक कलर की मुझे आज भी याद है कि हल्का, मुझे पूरा नहीं दिख रहा था तो हल्का हल्का पिंकिश मुझे याद है कि वो शर्ट पहना हुआ था और दूर से देख के मुझे भाग गया वो। अच्छा। आया भी नहीं पास में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कई लोगों को लेकर के आया। और तब कि क्या करते हैं क्या नहीं करते उसको, तो उन्होंने एक प्लास्टिक का बोरा होता है। अच्छा। और उसी बोरे पे मुझे ऐसे रखा है और रख करके, वो नहीं याद है कि कहाँ का प्लेटफॉर्म था, कहीं का प्लेटफॉर्म था आसपास का ही, वहाँ ले जाके प्लेटफॉर्म पे रख दिया उन्होंने। अब मेरे बैग पे जिस पे मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, पॉलीथीन थी, वो तो शायद कहीं गिर गया, लेकिन बैग था मेरा। अच्छा। वो पीठ में ही मेरे लगा हुआ था, जैसे आजकल पिट्ठू बैग होता हुआ। अच्छा। उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उसको हटा दें हम। बहुत दर्द था मुझे, तब भी मैं होश में थी। प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से कह रही हूँ मुझे पानी दे दो। कोई भी मेरे ऐसे घेर के मुझे लोग तमाशे की तरह मुझे देख रहे थे और बस मैं पानी मांग रही थी। फिर उन लोगों ने वेट किया, दूसरी ट्रेन आई, फिर मुझे गार्ड वाले डिब्बे में रखा, फिर बरेली मेन जंक्शन ले गया, फिर वहाँ से हॉस्पिटल। अरुणिमा, आपसे और भी बातें करेंगे कि इसके बाद आपका जो इलाज है वो किस तरह से हुआ, आगे का आपका सफ़र कैसा रहा, ये सभी जानेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। और आज हमारी ख़ास मेहमान है माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा। आप मुझे बता रही थी कि किस तरह से आप रात भर ट्रैक पर पड़ी रहीं और किसी ने मदद नहीं करी। सुबह होने पर कुछ लोग आए, आपकी मदद की, आपको अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद क्या हुआ? मुझे याद है बरेली रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे किसी ने कहीं तो ऑटो में मुझे रख के लेके गए थे ये लोग। अच्छा। ऑटो को जो छोटा वाला ऑटो 3 व्हीलर होता है उसमें, कैसे रख के ले गए होंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी एक आदमी खड़ा था तो मैंने सिर्फ उससे इतना ही बोला कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं ले चल रहे हो, क्योंकि पुलिस कार्रवाई हो रही है। अच्छा। तो फिलहाल मैं अस्पताल पहुंची और फिर नीचे ऐसे रखा हुआ था, मुझे ऐसे नीचे लेटाया गया था और डॉक्टर सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कई लोग कि अरे एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसको तो ब्लड की तुरंत ज़रूरत है। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं, इसका इलाज शुरू करें तो कैसे करें। तब मैंने उस समय बोला था कि कोई तो था मेरे पास में ही था, मैंने ऐसे पकड़ के बोला कि आप बिना एनेस्थीसिया के काट दीजिए, क्योंकि बहुत दर्द था।
तब वहाँ का कोई तो था फार्मासिस्ट बीसी यादव जी करके, बाद में मुझे पता चला कि उनका नाम बीसी यादव था। उन्होंने अपना खुद का यूनिट ब्लड दे के चेंज करके और फिर उन्होंने मुझे 2 यूनिट ब्लड उन्होंने अपना को 1 यूनिट खुद दिया और 1 यूनिट शायद किसी और से कह के, वहाँ के शायद डॉक्टर थे, उन्होंने खुद का ये यूनिट दे करके और फिर जो भी उनके पास लोकल एनेस्थीसिया जो भी रहा था छोटा मोटा उन्होंने उससे करके, और मुझे पता चल रहा था जब काट के निकाला जा रहा था। मैं ऐसे बेड था और ये टूटा था, फिर भी उसको पकड़ने की मैं कोशिश कर रही थी। अच्छा, पेन मतलब को वहाँ क्योंकि आप होश में थी तो आपको सब महसूस हो रहा था। मुझे सब पता चल रहा था कि कैसे वो काटा जा रहा है। फिर जब उस समय बाद याद आया मुझे तो मैं बेड पर थी, जनरल वार्ड था और वार्ड नंबर शायद बेड नंबर 1 पे, और मेरा जो कटा हुआ पैर था इन लोगों ने वहाँ पे उठा लिया था ट्रक से। अच्छा। और मेरे बेड के नीचे ही एक पॉलीथीन में रख दिया गया था। एक छोटा सा पप्पी वो ऐसे चल के आ रहा है वार्ड में और उसको पॉलीथीन को वो ऐसे निकाल रहा था उस पैर को। तो मैं बार बार उसको झुक के देखने की कोशिश करी कि शायद मेरा पैर जुड़ जाए। मेरे बैग में पूरा मेरा आईडी कार्ड था, एटीएम्स था। तब उन्होंने वहाँ से मेरा आईडी वगैरह निकाल करके मेरे घर वालों को कांटेक्ट किया था, तब सब चीज़ें और अच्छे से होना शुरू हुई। आप रात भर ट्रैक पर पड़ी रहीं, आपका पैर कट चुका था, उसके बाद आप अस्पताल में बिना एनेस्थीसिया के अपना पैर जो है कटवाती हैं, ऑपरेशन करवाती हैं। क्या एक खिलाड़ी का जज्बा था? एक नॉर्मल इंसान शायद उतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाता, लेकिन जब एक स्पोर्ट्स पर्सन होता, चाहे वो फील्ड पे होता, क्योंकि फील्ड पे इतनी चोट खाता है वो कि उसको आदत लड़ने की, मजबूत हो जाए, एक लड़ने की, उसके अंदर रोज वो चीज़ें लड़ने वाली बात आ जाती है। तो उसी तरीके से वो अपने जीवन में भी बहुत अच्छे से, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत अच्छा लड़ सकता है वो। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का छोटी सी पिन घुसता है या फिर एक उंगली छोटी सी कट जाती है तो एक अलग सी फीलिंग्स आने लगती है कि एक विकलांग हो गए। और मैं तो एक लड़की, एक शरीर का एक अंग, एक चैंपियन की जिसने अपना सारा काम 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक ड्राइव किया हो। और 21वीं सदी में नॉर्मल लड़की को जीना इतना मुश्किल है और विकलांगता के साथ कितना मुश्किल होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बस मैंने वही एक स्पिरिट पावर थी शायद कह सकते हैं, या फिर एक लड़ने की क्षमता थी, या फिर मेरी माँ भी बहुत जुझारू टाइप की थी, तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जिसकी वजह से मैं इन सब चीज़ों से उभर पाई। इसके बाद आपका इलाज एम्स में हुआ, उस दौरान क्या सोच रही थी, दिमाग में क्या चल रहा था कि आगे जो ज़िंदगी है वो किस तरह की होगी, मुझे क्या करना है? एक पैर नहीं है, 3 फ्रैक्चर है, हो सकता है आप चल भी ना पाएँ, उठ भी ना पाएँ। तब तो यही लग रहा था कि जैसे पूरा जीवन एक व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा और मैं नहीं चल पाऊंगी। सब लोग यही कह रहे थे, इवन जो भी मुझे देखने भी आते वो भी यही, मुझसे ज़्यादा या फिर मेरे घर वालों से ज़्यादा प्रॉब्लम उनको यही थी कि अरे अब तो व्हील चेयर पे आ गई और कैसे क्या होगा। हमारे रिलेटिव और सब ये कहते थे कि हमें इस बिटिया से शादी कौन करेगा। तो मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता था उस समय। जाहिर सी बात है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि नहीं मैं रोई नहीं या फिर मुझे दर्द नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे दर्द भी था और मैं बहुत रोई भी हूँ और बहुत टूट भी चुकी थी, बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा, जब सब कुछ हो गया कि अब तो हो गया है, छिपकली की पूंछ की तरह बढ़ने वाला नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बारे में बहुत सारी निगेटिविटी भी न्यूज़ उस पर प्रिंट में आता था, तो मैंने बस डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मेरे लिए उन्होंने पेपर दिलवाना शुरू कर दिया। उसी पेपर में जब निगेटिव था फिर मैंने और भी पलटा कि ठीक है अब तो इसको देख लिया। फिर खेल पेज पे एक एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल था। अच्छा, तो उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा है तो मेरा परिवार पूरा बेड के किनारे किनारे बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं एवरेस्ट नहीं क्लाइम कर सकती हूँ? तो सब तो एकदम परेशान, माँ तो बहुत तेज गुस्सा करने लगी। फिर मैंने बहुत समझाया माँ को, तब भी नहीं मानी। मेरा एकदम मन बन चुका था कि अब एक्चुअली विकलांगता का माला लेकर के मैं ओढ़ के बैठूं या फिर ये करूं। तब मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया मुझे माउंटेनिंग करना ही करना है। इसलिए हॉस्पिटल से निकलते ही मैं घर वर नहीं गई थी, सीधा मैं मछिंद्रीपाल से मैं मिली थी। तो आपने बेड पे ही डिसाइड कर लिया कि आपको अब माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। आप
आपसे और भी जानेंगे अरुणिमा आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपका जो एक्सपीरियंस रहा माउंट एवरेस्ट पहुंचने का, ये सभी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अरुणिमा सिन्हा, आपका एक्सीडेंट हुआ 2011 में। 2013 21 मई 10:55 पर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थीं। कैसे पहुंची वहां तक? हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा मैं बछेंद्री मैम से मिली थी। फर्स्ट टाइम मैम का जब प्रपोजल मैंने रखा कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, तो मैम का यही था कि अरुणिमा, बहुत लोग आते हैं मेरे पास और लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं तू कैसे कर पाती है। ट्रेनिंग मैंने पूरा कंप्लीट किया। फिर मैं जब फर्स्ट टाइम मुझे स्पॉन्सर की, ये माउंटेनिंग में स्पॉन्सर की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो टाटा स्टील ने मुझे स्पॉन्सर किया था पूरा ट्रेनिंग से लेकर एवरेस्ट तक का। मेरा जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो मैं काठमांडू जब पहली बार पहुंची तो शेरपा ने मुझे पहली बार बोला कि अरे इसका एक पैर तो रॉड है, दूसरा पैर के अंदर ही रॉड है, ये नहीं जा सकता। मना कर दिया था? मना किया मुझे। तो मैडम बछेंद्री पाल और भाई साहब मुझे गए थे, बोले कि अरे वो ट्रेनिंग करके आई, वो कर लेगी। इंडिया से 6 लोग थे, आगे बढ़े। अच्छा। तो वाकई में स्लोप था, मैं बार बार मेरा पैर स्लिप हो जाता था, नॉर्मल के बराबर में नहीं चल पा रही थी। तो बार बार मुझे हर स्टेप पे मुझे शेरपा बोलता कि नहीं हो पाएगा। लेकिन और जब वो नहीं हो पाएगा बोलता था तब तो आपके अंदर क्या चलता था? कोई मुझे ये बोलता कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे और जिद है कि मुझे करनी ही करनी है। और फाइनली मैंने एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, चारों कैंप पार किया। कैंप 3 से ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाता है, कैंप 3 से मेन कैंप 4 जाते हैं, कैंप 4 से मेन समिट। और फाइनली मैं करीब 28 घंटे लगातार कैंप 4 से मेन समिट और वापस आने में 28 घंटे लगातार चल के बिना पानी बिना खाए पिए। और 21 मई 2013 सुबह के 10:55 पे मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया है। बस मास्क निकाल करके चिल्लाने का मन कर रहा था कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ उन लोगों। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले आपका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था? हाँ, बालकनी एक जगह का नाम है, बालकनी जब पहुँची तो मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था। तो मेरे शेरपा ने मुझे बोला कि अरुणिमा वापस चल, ज़िंदगी रही दोबारा ट्राई करना। तो मैंने कहा कि क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे कह रहे हो वापस चल रहे, अभी तो इतना भी पहुंच पाना बड़ी मुश्किल होती है। तो बार बार मुझे कह रहा था वापस। तो उसने जब बताया मुझे तेरे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, तो मैं बड़ा सरप्राइज थी कि क्यों आपका नहीं ख़त्म हो रहा, मेरा क्यों? मैं स्लो चल रही थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है अभी तो है ना, तू जाना चाहता। जब हाई एल्टीट्यूड पे इरिटेशन बहुत तेज़ी से आता है, तो मैं भी इरिटेट हो रही थी और वो बार बार मुझे कह रहा था कि नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ठीक है, तू जाना चाहता तो जा, न या तो मत जा। लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। अच्छा। मैं उस फुटप्रिंट्स को फॉलो कर लूँगी, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। और आपको मैं बताऊँ, मैंने अपना जुमार एक इक्विपमेंट्स होता है, रोप में से फिक्स किया है और लोगों के फुटप्रिंट्स अपना पहला स्टेप बढ़ा दिया। अच्छा। कि ठीक है, तू आना है तो आ, नहीं तो मत आ। आधा तो मर चुके हैं ये पहले, पूरा मर गए तो क्या हुआ, अगर मरने से पहले इतिहास बदल गए तो क्या। तो मैं बस इतना सोच करके और मैं आगे बढ़ गई। बाद में वो चिल्लाता हुआ मेरे पीछे आया, खुद मरेगी मुझे भी मरवाएगी। और फाइनली मैं टॉप पर थी, सबमिट किया मैंने, अपना नेशनल फ्लैग लगाया। सबसे पहले थैंक्स मैंने उन लोगों को बोला कि जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी। अगर आलोचना नहीं करते तो शायद मैं खुद भी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर वो आग है। जब वहाँ पहुँच गई आप, तो वो क्या फीलिंग थी? कुछ तो दिल में चल रहा होगा ना, कुछ तो अपने आप से कह रही होंगी। जिस लड़की को लोग कह रहे थे अरे तू तो विकलांग है, नहीं होगा तेरे से, और वो लड़की दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक में 2 साल के अंदर। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं। मैं 2 साल में दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक पर थी। कैसे? और इसीलिए मैंने मास्क ऐसे नीचे किया और चिल्लाने की कोशिश की कि मैं बता दूं सबको कि मैं टॉप पर हूँ, दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक पर। यस, आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली जो लोग ये सोचते हैं कि एक महिला एडवेंचर मैन गेम है और एक महिला वो भी विकलांग नहीं कर सकती,
मैंने कहा कि वो रिकॉर्ड महिलाएं तो सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते वो समझ लें कि हम बहुत डेलिकेटेड नहीं हैं, बहुत कोमल नहीं है, अपने आप को डेलिकेटेड ना बनाएं। ज़रूरत जहाँ जैसा पड़े, आपको ज़रूरत है तो डेलिकेटेड रहिए, नहीं ज़रूरत पड़ी तो फिर रणचंडी का रूप भी ले लो। तो बस वही था, और मैंने वो एडवेंचर का, एक माउंटेनियर्स का रूप लिया था। वहाँ से उतरना भी बहुत मुश्किल था। नीचे आते वक्त मेरा 10-20 कदम मैं चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म। मैंने एक तड़प महसूस की है कि इंसान कैसे बिना ऑक्सीजन के तड़पता है, और ऑक्सीजन ख़त्म, नीचे नहीं आ पा रही हूँ मैं, हाथों से प्रेस करके। लेकिन कितनी देर, फ्रॉस्टबाइट होने के हाथ, एक इंसान का पैर पहले से कटा हो, दिमाग में आए कि शायद हाथ भी काटना पड़ेगा। बहुत बुरी मनोदशा उस समय होती है। और लेकिन फिर भी मैं भागना शुरू किया, और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, उसके पास 2 ऑक्सीजन, एक को उसने ड्रॉप किया क्योंकि वेदर ख़राब हो जाता है 10-11 बजे के बाद। फिर मेरे शेरपा ने, जो मुझे कहता था कि नहीं हो पाएगा, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंस रोल है, रखता है उसका इसमें, क्योंकि होता क्या कि पहला स्टेप तो आप ही, तब वो आपके साथ आ जाएगा। तो वही हुआ, वो मेरे साथ था उस समय, और वो ऑक्सीजन जो नीचे थोड़ा था और गया, लेकर के लगाया मुझे, लगाया और खड़ा किया मुझे, जो मैं नीचे गिर गई थी, मैं खड़ा किया और बोला रिमा चल, अब जितना भी होगा उतना जल्दी चल। अब मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी। भागना शुरू किया, और फिर नीचे मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल गया। -60 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। विंड इतनी थी, 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है। मेरा पैर निकल गया। अब पैर निकल गया, मैं कैसे चलूँ बिना पैर के? अगर स्टेप ऐसे उठाऊँ तो मेरा पैर गिर जाएगा, ना लूँ तो चलूँ कैसे? और मेरे आंखों से आंसू आता, वो भी जम जाता था आंसू आते आते। फिर बाद में मुझे समझ में आया रोने धोने से कुछ नहीं होगा, और पैर को मैंने इसे झुक के ऐसे पकड़ा है, और एक हाथ से रोप को पकड़ा है, और फिर मैं रैपलिंग करके फिर मैं नीचे आना शुरू किया मैंने। और शेरपा मुझे ऐसे करके देख रहा है कि ये कर क्या रही है, नीचे क्यों झुकी। अब उसको भी नहीं मैं बता पा रही हूँ कि मेरा पैर निकल गया है। जब एक हद तक मैं नीचे आई, जहाँ पे थोड़ा प्लेन था, रॉक था, उसके अंदर घुसी, तब मैंने पैर को सही किया, फिर चलना शुरू किया। अच्छा, तो आप इस तरह से माउंट एवरेस्ट तक पहुंची। अच्छा, इसके बाद आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, उन अवार्ड्स के बारे में बताइए, कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? मुझे स्टेट का सबसे बड़ा सम्मान यश भारती होता, वो भी मिला है उत्तर प्रदेश का, और पद्मश्री मिला है मुझे। तेंजिंग नॉर्गे माउंटेनिंग का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत का, वो भी मिला है। आप लोगों के चैनल्स के बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है। बिल्कुल सही है। मेरी जैसे किताब मेरी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, उसी के आधार पर मेरी पूरी बायोग्राफी है, उसी के आधार पर मेरी अब बड़े पर्दे पर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है ऑलमोस्ट, और जल्दी ही उसकी शूटिंग वो लोग शुरू कर देंगे। जल्दी ही आप लोगों के सामने बड़े पर्दे पर पिक्चर आएगी, और उसमें आलिया भट्ट जी उसमें काम करेंगे। एक ज़िंदगी थी जब आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, आज ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं है, कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, सबको अच्छा मेरे ख्याल से लगता है। मेरा मेन मकसद यही है कि अगर कोई भी एक इंसान मेरी स्टोरी सुनकर या फिर मेरी बातें सुनकर अगर वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है, हाँ, तब सही मायने में सक्सेसफुल इंसान मैं बन पाऊंगी। माउंट एवरेस्ट के अलावा और कौन कौन से जो चट्टाने हैं वहाँ पर फतेह आपने हासिल की? वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप होते हैं पूरे विश्व में, उसमें से 7 महाद्वीप के पूरे जो 7 चोटियाँ हैं सबसे बड़ी, सब क्लाइम कर लिया। आप सब पर पहुंच चुकी हैं? हाँ जी। अब क्या इरादे हैं, आगे क्या करना है? आगे मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूँ दिव्यांग बच्चों के लिए, खास करके। अच्छा। क्योंकि इंडिया में दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, और पैरा गेम्स का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ खेलने के लिए, तो उतना अच्छा नहीं है। इवन मैं इसको लेकर के मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस पे लेकर मैंने बात की है, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि और बच्चा ना फेस कर पाए। अगर मैं डिसेबल्ड की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? देखिए, विकलांगता अगर आप कह रहे हैं डिसेबल्स की, तो विकलांगता यहाँ से होती है। नॉर्मल इंसान, मैं किसी भी नॉर्मल की बात करूँ, जो यहाँ से अगर विकलांग है तो दुनिया के कोई काम नहीं कर सकता। ये विकलांगता कुछ नहीं होती है। सिर्फ मैं नहीं, मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। दीपा मलिक है, हमारे स्टेफन हॉकिन, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप उठा करके देखें कि जिन्होंने यहाँ से ज़िंदगी जीती है। अरुणिमा, हाल ही में आपकी शादी हुई है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहती हैं, जहाँ भी पहुँचना चाहती हैं, जिन लोगों की भी मदद करना चाहती हैं, हमारी यही दुआ है
कि आप ये सब कुछ करें। आपका यहाँ आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही जानदार हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।